अलीगढ़ के शाह जमाल एडीए कॉलोनी में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता राशिद पर एसिड अटैक की घटना सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया है। राशिद का अपने ससुराल वालों के साथ पिछले कुछ सालों से वाद विवाद चल रहा है। राशिद स्कूटी से किसी काम से निकला था। इस दौरान राशिद के ममिया ससुर, जिसका नाम मुनव्वर है, उसने राशिद पर एसिड अटैक कर दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि बताया गया कि सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी और घायल के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, अब तो वहां जाकर ही पता लगेगा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर तो उन्होंने जो भी था पुलिस की अपने वेरिफिकेशन पे वो उन्होंने करे। अभी तक पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार करा है? हाँ, सुनने में आ रहा है सर, पूरा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जब से घटना हुई है मैं मेडिकल पे हूँ। आगरा में किडनैपिंग के मामले में जांच के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। किडनैपिंग मामले में शामिल सिपाही मोनू तालान को अब बर्खास्त कर दिया गया है। सिपाही मोनू तालान ने बीते दिनों अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़के को किडनैप किया था। आगरा क्षेत्र में हर्षवर्धन नाम के लड़के को किडनैप किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हर्षवर्धन को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा के थाना सैया में तैनात सिपाही मोनू तालान भी इसी घटना में शामिल था। अब सिपाही मोनू को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। एनएसयूआई और सपा छात्र सभा की एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट हुई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था। हंगामा शुरू हो गया। पूर्व सपा विधायक तो वहां से निकल गए, लेकिन एबीवीपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन की कार को घेर लिया। बवाल में करीब 6 छात्र चोटिल हुए। घटना को देखते हुए बड़ी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अंदर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसी दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और प्रकरण में दोनों पक्षों से बात कर ली गई है। मौके पर अभी शांति है और जो भी पक्ष ये तहरीर दे रहे हैं, तहरीर के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में चखोंदा गांव में जंगली सब्जी खाने के कारण एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हालत गंभीर हो गई। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सब्जी खाने के कुछ देर बाद ही पांचों की हालत बिगड़ने लगी। वोल्टी और चक्कर आने की शिकायत करने लगे, जमीन पर गिर पड़े। परिजन फौरन हरकत में आए और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने बताया कि जंगली सब्जी के सेवन से इनको फूड पॉइजनिंग हुई है। कौन सी सब्जी आप लोगों ने खाई जो बीमार हो गए? मूला की सब्जी खाई। अच्छा, खाने के बाद कैसा महसूस हुआ? ऐसा पंटी तरह का पंटी किसी लगो। अच्छा, घूमन लगी। फिर बेहोश हो गए? इधर बेहोश नहीं है, पंटी उंटी होती नहीं, बेहोश तरह लगन लगो, फिर पंटी आओ ना। आगरा में 50,000 के इनामी गैंगस्टर का सोशल मीडिया पर भौकाल मचा है। जेल में बंद होने के बाद भी गैंगस्टर आलोक यादव के गुर्गे सोशल मीडिया पर उसकी कोर्ट में आते जाते रील बना रहे हैं। पुलिस ने आलोक यादव पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। लूटकांड में गैंगस्टर आलोक ने संभल कोर्ट में सरेंडर किया। अब तारीख पर जाते और आते गैंगस्टर और इनामिया आलोक यादव की अदालत के कटघरे में होते हुए की रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर आलोक यादव सुल्तान मिर्जा के नाम से अकाउंट बनाकर रील बनाई गई और डाली गई। इसके बाद डीसीपी सिटी ने इस पर संज्ञान लिया। साइबर क्राइम पुलिस ने जांच की और उसके बाद इंस्टाग्राम पर बने अकाउंट को डिलीट किया। लेकिन अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर कौन ये इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा था। इसमें हम लोगों के नॉलेज में ये कोर्ट मैसेज के अंदर विदिन जो कटघरे फोटो वीडियो बनाए तो अलाउड नहीं, और इसके अतिरिक्त क्योंकि वो जेल में है तो उस नाम से अकाउंट कौन चला रहा है और यदि कोई दूसरा व्यक्ति अकाउंट बना करके वीडियोज वायरल कर रहा है और जनता में भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस क्रम में हम लोगों ने साइबर सेल को लगाया था और साइबर इसमें स्वयं लगे थे। अभी हम लोग पुलिस की जांच कर रहे हैं और वीडियो अकाउंट जो है वो अभी डिसेबल्ड है और सारा जो हमने साइबर का डेटा कनेक्ट कर लिया है।
बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को पुलिस के हवाले कर दिया। पत्नी ने अपने पति के अवैध हथियारों के जखीरे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर 3 तमंचे 22 जिंदा कारतूस बरामद किए। मामला थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के गांव जवाहरपुर मेवला का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है और घर में तमंचे और काफी संख्या में कारतूस रखे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, उसे जान से मारने की धमकी देता था। गुस्से और डर से परेशान होकर आखिरकार पत्नी ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। कोतवाली पुलिस में पीआरबी मौके पर पहुंची तो पाया कि एक नवीन कुमार नाम का व्यक्ति है जो वहां पर अवैध असले रखा है। इस पे 2 तमंचे 315 बोर और 1 तमंचा 12 बोर में 22 कारतूस 315 बोर और 12 बोर और 7.62 बोर के उसके पास से बरामद हुआ। उसको मौके से गिरफ्तार किया गया और रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स की भारी डिमांड देखने को मिली। एलडीए के बनाए 72 फ्लैट्स के लिए 4200 लोगों ने रुचि जाहिर की। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 अक्टूबर से फ्लैट रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। लॉटरी के जरिए इनका आवंटन होगा। सोनभद्र में मंत्री संजीव गोंड का भतीजा गिरफ्तार किया गया है। चोपन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी की है। आरोपी बजरंगी कई दिनों से फरार चल रहा था। चोपन नगर पंचायत कार्यालय मोड़ से गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में रेजिडेंशियल हाई राइज सोसाइटी में अवैध गेस्ट हाउस चलाने पर बड़ी कार्रवाई हुई। शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया। सुपरनोवा सोसाइटी में चल रहे 100 से ज्यादा अपार्टमेंट्स को नोटिस जारी किया गया। जिला प्रशासन ने फ्लैट में नोटिस चस्पा किया। अवैध पीजी, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर रेजिडेंशियल फ्लैट में अनैतिक काम होने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त हो रही थी कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें होटल वाली कॉमर्शियल एक्टिविटी संचालित की जा रही हैं। पुलिस के द्वारा शिकायत की जा रही थी लगातार, जिसमें हमने और एसीपी ने और आबकारी टीम ने जांच की। तथ्यों में सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर सुपरनोवा के लगभग 100 फ्लैट मालिकों को हमारे द्वारा नोटिस जारी किया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने यूपी ट्रेड फेयर स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस मेले का आयोजन चंपा देवी पार्क में हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के पहले पूरे प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये मेला आत्मनिर्भर यूपी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, उपहार दें स्वदेशी दें। जब भारत का पैसा भारत में रहेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्ट्रक्चर अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार के द्वारा सुविधाएं सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएं और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हो, तो फिर दुनिया के निवेश को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर इन सब क्षेत्रों में कार्य किया। परिणाम है आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, जो कभी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश स्वयं बीमारू है, आज वह बीमारू से उभर करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास आवंटियों को चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिवार के आवास का सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हर परिवार को अपना घर मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि 25 तक हर गरीब परिवार के पास अपना घर हो। वहीं सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि सरकार माफिया से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना रही है। बीते साल प्रयागराज में माफिया की जमीन पर 76 आवास बनाकर गरीबों को दिए गए। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और आवास उनका हटाया। और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलिशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया
के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए। अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है, यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्म में हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं उस छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता, वो भी नहीं हो पाता। आवंटियों को घर की चाबी सौंपे जाने से पहले गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मंच संभालते हुए सीएम योगी के सम्मान में गाना भी गाया। ये कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा हो, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा। ये कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। तब कहब बड़ा नीक लागेला मोदी योगी जी के जोड़िया। इस सोच कबो नहीं रहे में रामराज्य में आनंद था। वो जैसन सोच ले रहनी वैसन सरकार मोर बाड़ी, गरीब खातिर पे जोड़ बाड़ी हो। अनाज मिलता, सड़क मिलता, सुरक्षा बहन बेटी के मिलता, रोजगार मिलता, आत्मनिर्भर भारत होता, स्वदेशी भारत हो गई, आज मकान मिलता। ये कैसे? जब हम लोग तो सुनते थे कहानियों में, एक ऐसा राजा होगा जो ये सब देगा, एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा, एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हमारी बहन बेटी के सुरक्षा दे, रोजगार दे, हमनी के सुरक्षा दे, हमनी के छत दे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी की कई सभाएं और रैलियां बिहार विधानसभा चुनाव में प्रस्तावित हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और जनसभा रोड शो की है। बिहार के बड़े बड़े नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की रैली कराना चाहते हैं। बिहार चुनाव के दोनों चरणों में सीएम 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे। इससे वो 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने देश और दुनिया में आज जो अपना स्थान बनाया है, जो लोकप्रियता पाई है, वो अपने मेहनत से, अपने समर्पण से और अपने कठोर फैसलों की वजह से। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लालू के जंगल राज जैसी ही थी, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को निवेश वाला उत्तर प्रदेश, सुशासन वाला उत्तर प्रदेश, रोजगार वाला उत्तर प्रदेश किसी ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। मायावती के सीएम योगी की तारीफ वाले बयान पर मंत्री एके शर्मा का रिएक्शन आया है। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि योगी जी तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने यूपी में बड़े बदलाव किए, इसीलिए मायावती ने उनकी तारीफ की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में और माननीय योगी जी के आने के बाद डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। देश प्रदेश की ऐतिहासिक समस्याओं को निपटाने का, उनसे निजात दिलाने का हमको, आपको, नागरिकों को ये काम हो रहा है। सर्वत्र प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, इसलिए मायावती जी ने उनकी प्रशंसा की।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि है। नेताजी की समाधि स्थल सैफई में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैफई महोत्सव ग्राउंड में समाधि स्थल पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। नेताजी को श्रद्धांजलि देने समाधि स्थल पर बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे। पार्टी के सांसद और विधायक भी सैफई पहुंचे। कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के, संविधान को बचाने के लिए, जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। वहीं सपा के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी वर्गों को जिस तरह सम्मान मिलना चाहिए, कोशिश करें सम्मान मिले, चाहे वह सेना का सम्मान हो, चाहे वो युवाओं का सम्मान हो, चाहे वो बेटियों का सम्मान हो। नेताजी ने हमेशा यही कार्य करा है कि वर्ग, समाज के सभी वर्ग को सम्मान मिले, उनका। नेताजी की पुण्यतिथि पर उनके समर्थक, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे न हो, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा था। जीवन भर उन्होंने, उनके सामने जो आए, अगर दूसरी पार्टी का भी कोई है आया काम के लिए, तो कभी मना नहीं किया, निराश नहीं किया। इस दिन पर जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी सदैव नेताजी के दिए हुए रास्ते को अपनाते हुए जो प्रेरणा ली है, जो संकल्प लिया है, हम सारे समाजवादी मिलकर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन संघर्ष करेंगे। यही आज के दिन का मैं समझता हूँ सदैव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और यही संकल्प होगा। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आजम खान ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आजम खान ने मुलायम सिंह से अपने रिश्तों का जिक्र किया। आजम खान ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए समय और धन दोनों खर्च करने की नसीहत दी। ये तो सैफई होना चाहिए, लेकिन जिंदगी का वो रुख ही नहीं रहा। यहाँ अहबाब ने, अध्यक्षी वगैरह दोस्तों ने ये राय भी दी, चौहान साहब ने भी राय दी, तो ना उनकी औलाद को ही नहीं बल्कि जो उनके राजनीतिक जानशी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो विरासत जो उन्होंने हासिल की है और जो बहुत कुछ फैज़याब भी हुए हैं उस विरासत में, वो अपनी फैज़याबी का कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी पर खर्च करेंगे। नेताजी पर पैसा ही नहीं, वक्त भी। भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसके बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं यहां चुनाव लड़ने नहीं आई हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। दरअसल पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों से मेहंदी ना लगवाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वो जूस से हाथ चला रहे हैं ना, जूस में मूत्र मिला के पिला रहे हैं,
वो मेहंदी में भी मूत्र मिला मिला करके लगाएंगे। इसलिए सनातनी बहनों को कह रही हूँ, बिल्कुल ना लगाए। अपनी हिंदू बहनों से, हिंदू बेटियों से मेहंदी लगवाए, ये अच्छा। मेहंदी लगाने के मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि हिंदू बेटियों को इस्लाम से नहीं बाबाओं से बचाने की जरूरत है। ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं। जो सनातन धर्मगुरु होने के नाते संन्यास ले लेते हैं, इनसे बचा लो अपनी बच्चियों को। मुसलमान का नंबर तो बाद में आएगा, इनसे बचा लो। जो 17-17, 15-15 लड़कियों के साथ में बलात्कार के जुर्म में जेल जा रहे हैं। अभी साउथ में एक बाबा पकड़ा गया था, फिर दिल्ली में पकड़ा गया। एक ने 15 के साथ कर लिया, एक ने 17 के साथ कर लिया। शर्म तुम्हें आती नहीं, इन पर बात करोगे नहीं, बस मुसलमान तुम्हें मुसलमान नजर आ रहा है। इसलिए इन बाबाओं से बचो। मुसलमान तो अपने ईमान, अपने इस्लाम, अपने धर्म की वजह से इस तरह के कृत्य करता भी नहीं। कोई एकाध लिप्त भी होगा, मैं उसको कहना चाहता हूँ, मत करो ऐसा, बुरी बात है। मौलाना साजिद रशीदी के संतों से सावधान रहने वाले बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का रिएक्शन सामने आया है। जो ओ मौलाना साजिद रशीदी बोल रहा है, जिसके धर्म में ही महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, वह सनातन धर्मगुरु पे टिप्पणी कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। संभल में बड़ा रेल हादसा टल गया। शंटिंग करते समय रेल फाटक के पास एक मालगाड़ी डेड एंड से टकरा गई। हादसे में मालगाड़ी का वैगन क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे के रिलीफ स्टाफ ने लाइन से हटाकर स्थिति सही की है। गनीमत रही कि डेड एंड से टकराकर मालगाड़ी रुक गई। स्पीड ज्यादा होती तो मालगाड़ी फाटक स्थित सड़क पर पहुंच सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन के पास कल निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। लेंटर डालने के दौरान अचानक शटरिंग भरभरा कर गिर गई, जिससे 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा मंडल के डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस मामले में ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। रेलवे अधिकारी जल्द ही निर्माण स्थल की तकनीकी जांच करेंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। ये एक यहाँ पर रोड ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा था और उसमें कुछ घटना हुई जिसमें 5 वहाँ पर काम कर रहे मजदूर घायल हो गए हैं और उन्हीं को देखने आए थे और नियम अनुसार जो भी रहता है उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा और बाकी इसकी जांच करी जाएगी कि ये क्यों हुआ और क्या आगे हम लोगों को कदम उठाने हैं ताकि इस प्रकार की घटना ना हो।